darker the night, the deeper the secrets hidden within. आज हम मुंबई के उन कोनों की बात करने वाले हैं जहां शहर की जगमगाहट खत्म होती है और कुछ अनजाना, कुछ रहस्यमयी अंधेरा शुरू होता है। हाँ, वो इलाके जो नक्शे पर तो हैं पर शायद शहर की यादों में नहीं। बिल्कुल, हमारे पास अंधेरी कहानियां, बॉम्बे के सीमावर्ती इलाके का डर नाम के एक स्रोत से कुछ हैरान कर देने वाले किस्से हैं। ये अंधेरी, नवी मुंबई और ठाणे के उन इलाकों की कहानियां हैं जिन्हें हम बॉर्डरलैंड कह सकते हैं। मतलब वो जगह जो ना पूरी तरह शहर है ना पूरी तरह सुनसान, बीच की जगह। सही कहा। और इन कहानियों के केंद्र में हैं वो लोग जो इन इलाकों से गुजरते हैं, मजदूर, यात्री या बस कुछ लोग जो इन वीरान जगहों को खंगालने निकल पड़ते हैं। स्रोत साफ कहता है कि ये सिर्फ मनगढ़ंत किस्से नहीं हैं, बल्कि उन लोगों के अनुभवों का आईना है जिनका सामना अक्सर ऐसी ताकतों से होता है जिन्हें समझाना मतलब बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये कहानियाँ एक बहुत बड़े शहर के विकास और उसकी भूली बिसरी यादों के बीच के एक अजीब से तनाव को दिखाती हैं। तो आज का हमारा मकसद है इन कहानियों की परतों को खोलना और ये समझना कि मुंबई के इन हाशिए पर बसे इलाकों में ऐसा क्या है जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता है। हमारा काम इन कहानियों में छिपे पैटर्न को पकड़ना है। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये उन जगहों के बारे में है जहां देखी और अनदेखी दुनिया के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। तो चलिए इन धुंधली लकीरों के पार झांकते हैं। शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जिसे सुनकर ये एक अजीब से बेचैनी होती है। ये अंधेरी के पास का एक पुराना वीरान हो चुका मोहल्ला है। अच्छा। बताया गया है कि कभी यहाँ काफी चहल पहल थी, लेकिन फिर जैसे जैसे मुंबई का सेंटर तरक्की करता गया, यहाँ के लोग काम की तलाश में वहां चले गए। पीछे रह गए सिर्फ खाली घर और परछाइयां। मतलब एक ऐसी जगह जो तरक्की की दौड़ में पीछे छूट गई, जैसे शहर ने एक तरह से भुला दिया। और अक्सर ऐसी जगहों से अजीब कहानियां निकलती हैं। और कहानी यहीं से असल में शुरू होती है। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। स्रोत में एक सालाना होने वाली घटना का जिक्र है। सालाना मतलब हर साल? हाँ, हर साल गर्मियों की कुछ खास चांदनी रातों में जब सड़कों पर गहरा सन्नाटा पसर जाता है तो पास की पहाड़ियों से दिल दहला देने वाली आवाजें आती हैं। आवाजें ऐसी जैसे कोई अपनी खोई हुई रूह के लिए रो रहा हो। एक मिनट, मतलब ये हर साल होता है एक तय समय पे? ये तो किसी रस्म जैसा लगता है, कोई ऐसा सिलसिला जो टूट ही नहीं रहा। बिल्कुल, ये एक पैटर्न है। और आगे जो होता है वो और भी अजीब है। उन आवाजों के साथ ही अंधेरे से कुछ परछाइयां उभरती हैं। स्रोत उन्हें समय की मार से क्षीण कहता है। मतलब कमजोर, जैसे वक्त के साथ गल चुकी हो। हाँ, उनकी आवाज बहुत खुरदुरी है और वो मदद मांगते हैं। वो उन खाली घरों के दरवाजे खटखटाते हैं, गलियों में भटकते हैं जैसे कुछ खोज रहे हों, और फिर कुछ देर बाद वो उसी पहाड़ी में वापस लौट जाते हैं जहां सालों पहले उनकी मौत हुई थी। ये तो बहुत खौफनाक है। स्रोत इसे साफ साफ उन लोगों के लिए एक भयंकर चेतावनी कहता है जो इन इलाकों से गुजरने की हिम्मत करते हैं, जैसे वो आत्माएं कह रही हों हमारी तरह यहाँ मत आना। इसमें दो बातें बहुत अहम हैं। पहली, वो मदद मांग रही हैं, वो सिर्फ डरा नहीं रही। ये किसी गहरे सदमे या किसी पुरानी त्रासदी की ओर इशारा करता है जो आज तक उस जगह की यादों में जिंदा है। शायद वहां कुछ ऐसा हुआ हो जिसे सब भूल गए, लेकिन वो जगह नहीं भूली। सही कहा। और दूसरी बात, ये चेतावनी खास तौर पर यात्रियों के लिए है। ये डर सीधे तौर पर सफर करने या एक जगह से दूसरी जगह जाने के खतरे से जुड़ा हुआ है। तो ये तो हुई एक पूरे समुदाय की देखी हुई घटना की बात, लेकिन क्या होता है जब इस अनदेखी दुनिया से किसी का सामना अकेले में होता है? ज्यादा पर्सनल होते होंगे। स्रोतों में लूसिया नाम की एक लड़की की कहानी है। एक दोपहर वो अपनी चाची के घर जा रही थी। रास्ते में एक पुराना अलग थलग सा घर पड़ता था जहां एक बुजुर्ग औरत अकेली रहती थी। उस दिन लूसिया को कुछ अजीब लगा तो वो दरवाजे के पास रुक गई। उसने अंदर झांका और जो देखा उसके होश उड़ गए। अंदर एक लंबी कंकाल जैसी आकृति खड़ी थी। कंकाल जैसी? हाँ, और उसकी चमकती नीली आंखें सीधे लूसिया को घूर रही थी। चमकती नीली आंखें? ये बहुत अजीब है। ये किसी आम परछाई या भूत जैसा नहीं लगता। जाहिर है लूसिया बुरी तरह डर गई और वहां से भाग गई। कुछ घंटों बाद जब वो इसी रास्ते से वापस लौट रही थी तो उसने देखा कि उसी घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी है। ओहो। दो लोग घर से एक बिस्तर उठाकर एम्बुलेंस की तरफ ले जा रहे थे और उस पर किसी की लाश थी। बाद में खबर फैली कि उस बुजुर्ग औरत की उसी दोपहर मौत हो गई थी। बाप रे, इसका मतलब लूसिया ने जो देखा वो उस औरत की मौत से ठीक पहले का मंजर था। हाँ,
स्रोत में इस आकृति को एक अनचाहा आगंतुक कहा गया है, जो जिंदा और मुर्दा लोगों के बीच की सरहद को लांघ रहा था। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये मौत के किसी दूत या अपशकुन जैसा है। और ये उस बॉर्डरलैंड वाली बात को और मजबूत करता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं है जहां शहर खत्म होता है, बल्कि एक रूहानी सरहद भी है जहां जिंदगी और मौत के नियम शायद बदल जाते हैं। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है, क्या उस कंकाल जैसी आकृति ने उस औरत की जान ली, या वो सिर्फ वहां मौत के आने का संकेत देने आई थी? और यही बात इसे और ज्यादा परेशान करने वाली बनाती है, ये अनिश्चितता। लूसिया ने जो देखा वो हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल परे था। हाँ, ये बात तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन इलाकों में खतरा सिर्फ रूहानी या आत्माओं का नहीं है। बिल्कुल, कुछ कहानियां ऐसी हैं जो बताती हैं कि खतरा शारीरिक भी हो सकता है, मतलब जिसे आप छू सकते हैं, जो आपको चोट पहुंचा सकता है। और ये हमें स्रोत की अगली कहानी पर ले आता है, जो भूतों और आत्माओं से बिल्कुल अलग है। ये कहानी है ईशान और उसकी दोस्त लूसी की। उन्हें पुरानी वीरान जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक था। अच्छा? वो अंधेरे के पास ऐसे ही एक सुनसान इलाके में गए हुए थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, उन्हें अंधेरे से एक औरत की चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत कर्कश थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। तो उन्हें लगा होगा कि कोई मुसीबत में है। हाँ, उन्हें लगा कि शायद किसी औरत को मदद की जरूरत है। वो आवाज की दिशा में आगे बढ़े, लेकिन जो उनके सामने आया वो किसी की कल्पना से भी परे था। क्या देखा उन्होंने? उनके सामने से एक विशाल बिल्ली जैसा प्राणी गुजरा। उसका हुलिया बहुत भयानक बताया गया है। उसकी पीठ पर खतरनाक कांटे थे और उसके पंजे विशाल थे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे डरावनी बात थी उसकी आवाज। उस जानवर की आवाज हूबहू उसी औरत की चीख जैसी थी जो उन्होंने सुनी थी। ये तो बहुत ही शातिर और खौफनाक है। इसका मतलब वो जीव इंसानी आवाज की नकल कर रहा था, शायद अपने शिकार को अपनी तरफ खींचने के लिए। शायद ये क्लासिक हॉरर तकनीक है ना, आवाज जानी पहचानी है इंसान की, लेकिन शरीर किसी जानवर का है। ये किसी पारंपरिक भूत प्रेत से ज्यादा खतरनाक लगता है। बिल्कुल। वो दोनों इतना डर गए कि फौरन वहां से भाग निकले। वो जीव कुछ देर बाद पास के रेगिस्तानी इलाके में गायब हो गया। ये एक असली शारीरिक खतरे का एहसास था। सही कहा, ये कोई आत्मा नहीं है, बल्कि एक विचित्र जीव है। अंग्रेजी में ऐसे जीवों के लिए एक शब्द है क्रिप्टिड, मतलब ऐसे जीव जिनके होने के किस्से तो बहुत है, पर विज्ञान के पास कोई ठोस सबूत नहीं। जैसे हिमालय का यति? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये कहानी उस इलाके में ऐसे ही किसी अनजाने खतरनाक जीव की मौजूदगी की ओर इशारा करती है। और ऐसा ही एक शारीरिक हमला एक और कहानी में भी देखने को मिलता है। ये कहानी मारियो नाम के एक मजदूर की है, जो मुंबई के बाहर के एक रेगिस्तानी इलाके से गुजर रहा था। अच्छा। वो अपने ग्रुप से थोड़ा पीछे रह गया था। तभी अंधेरे से एक गुमनाम आवाज आई जो उसे चेतावनी दे रही थी। कह रही थी कि वो और उसके साथी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। एक आवाज जो चेतावनी दे रही थी। मदद मांगने वाली आत्माओं और शिकार करने वाले जीव से तो ये अलग है। हाँ, लेकिन इससे पहले कि मारियो कुछ समझ पाता, अंधेरे से एक छायादार प्राणी ने उस पर हमला कर दिया। हमला कर दिया? हाँ, वो सीधा उसके पैरों के नीचे आया, उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके हाथ पैरों पर गहरे जख्म दिए, और फिर जैसे आया था वैसे ही अंधेरे में गायब हो गया। बाप रे, उसकी जान तो बच गई। जान बच गई, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। यहाँ एक पैटर्न साफ नजर आ रहा है। ईशान और लूसी जो खोजबीन कर रहे थे, और मारियो जो एक मजदूर था, ये दोनों ही बाहरी लोग हैं, यात्री हैं। सही। और दोनों का सामना वीरान जगहों पर ऐसे जीवों से होता है जो शारीरिक रूप से हमला करते हैं। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहता है। क्या? वो लिखता है कि ये घटनाएं चाहे कितनी भी अविश्वसनीय लगें, असल में उन सीमावर्ती इलाकों में काम करने वाले लोगों के अनुभवों से मिलती जुलती थीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये सिर्फ ईशान, लूसी या मारियो का वहम नहीं था, मतलब और भी लोगों ने ऐसा कुछ महसूस किया है। हाँ, और यही बयान इन कहानियों को सिर्फ डरावने किस्सों से निकालकर एक परेशान करने वाली हकीकत के करीब ले आता है। स्रोत ये दावा कर रहा है कि ये एक जानी पहचानी सच्चाई है, कम से कम उन लोगों के लिए जो उन इलाकों की असलियत जानते हैं। तो अगर हम इन सभी कहानियों को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? एक तरफ सालाना दिखने वाली आत्मा है, दूसरी तरफ मौत का संकेत देने वाली आकृति, और तीसरी तरफ खतरनाक जीव। तस्वीर ये बनती है कि मुंबई के ये सीमावर्ती इलाके सिर्फ भौगोलिक हाशिए नहीं है, ये हकीकत के भी हाशिए हैं।
ये ऐसी जगह हैं जहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे से टकराते हैं। जहां जिंदा और मुर्दा लोगों के बीच की दीवार कमजोर पड़ जाती है। बिल्कुल। और जहां तर्क और विज्ञान के नियम शायद लागू नहीं होते। स्रोत का जो निचोड़ है वो बहुत गहरा है। वो कहता है कि ये सिर्फ शहरी किंवदंतियां नहीं है, बल्कि ये हकीकत की परछाइयां हैं। हकीकत की परछाइयां, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें इंसान की आंख देख तो सकती है, लेकिन दिमाग अक्सर समझ नहीं पाता। ये कहानियां सिर्फ डर के बारे में नहीं है, बल्कि ये अज्ञात के सामने इंसानी समझ की सीमाओं के बारे में है। खास तौर पर उन जगहों पर जो खुद बीच में है ना, पूरी तरह से शहरी, न पूरी तरह से जंगली। हाँ, ये वो दरारें हैं हमारी दुनिया में जहां से शायद कुछ और झांकता है। और स्रोत का अंत भी इसी बेचैन करने वाले ख्याल पर होता है। आखिरी पंक्तियां हैं, रातें अभी बाकी हैं और साए अभी भी जिंदा हैं। एक अधूरापन छोड़ जाता है, ये एहसास के ये कहानियां खत्म नहीं हुई हैं। इन सब पर बात करके एक सवाल मन में बार बार आ रहा है। इन सभी कहानियों में एक बात कॉमन है, खतरे का सामना वो लोग कर रहे हैं जो या तो उन इलाकों से गुजर रहे हैं या वहां कुछ खोज रहे हैं। बाहरी लोग। हाँ, बाहरी लोग। ऐसा क्यों है कि हमारी आज की दुनिया में सबसे भूली बिसरी, हाशिए पर पड़ी जगह ही सबसे रहस्यमयी और खतरनाक दिखाई गई हैं? क्या ऐसा है कि जहां हम देखना बंद कर देते हैं या जहां हमारी नजर नहीं जाती, वहीं अनजाना सबसे ज्यादा पनपता है?